आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसका इंटरनेट पर बहुत हवा बना रखा है, लेकिन यह किताब पढ़ने के बाद मुझे उतनी अचंभित करने वाली नहीं लगी। कई बड़े बड़े इंटरनेट के बुद्धिजीवी इस किताब को पढ़ने की सलाह देते हैं और वाकई बहुत अच्छी किताब है। मैं भी इसको पढ़ने की जरूर सलाह दूंगा, लेकिन पहले हम किताब को समझ लेते हैं। मुझे ये किताब पढ़ने के बाद उतनी शॉकिंग नहीं लगी। यह पढ़ने के बाद मुझे यह नहीं लगा कि मैंने आज कुछ नया जान लिया है, क्योंकि इस किताब का जो आधार है उन्हें मैं पिछले 6 सालों से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यह किताब बुद्धिज्म फिलोसॉफी पर आधारित है, इसमें मुझे कहीं कहीं स्टोइसिज्म की भी झलक मिलती है, या यूं कह सकते हैं यह स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म के जरिए आधुनिक जीवन को समझने की किताब है। कई जगह इस किताब में इंडियन फिलोसोफर ओशो, कृष्णमूर्ति और वेस्टर्न में लाओ त्से के भी विचार मिलते हैं। यह किताब हमें उस धारणा से बाहर निकालती है कि शांति सिर्फ संत बनने से मिलती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह किताब बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म दर्शन का मिश्रण है, तो यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे वाला संत कैसे बना जाए। यानी मॉडर्न दुनिया के लिए इस किताब और इन विचारों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आज की दुनिया डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रही है और इसी कारण इसे 2 भागों में लिखा गया है, पहला वेल्थ और दूसरा हैप्पीनेस। मेरा पर्सनल और इस चैनल का इंटरेस्ट वेल्थ से ज्यादा हैप्पीनेस और फिलोसॉफी पर है, इसलिए आज के वीडियो में हम हैप्पीनेस और फिलोसॉफी के चैप्टर्स को समझेंगे। और इसी कारण इस किताब को मैंने पीछे से पढ़ना शुरू किया था। फिलोसॉफी चैप्टर पेज नंबर 193 से शुरू होता है, जहां जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक विचार लिखा है, द रियल ट्रूथ आर हियरसीज दैट कैन नॉट बी स्पोकन, ओनली डिस्कवर्ड, विस्पर्ड एंड परहैप्स रीड। अगर इस विचार को समझे हम तो आगे पूरा चैप्टर सिर्फ इसी विचार को समझाता है। इनका कहना है कि जो असली सत्य है, जो खोजी लोग खोज रहे हैं, वो धर्मों वाला सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है और खोजा जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भगवान या दूसरी दुनिया का काल्पनिक आदमी आपको सत्य नहीं बता सकता, आपको अपना सत्य स्वयं खोजना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? इस सवाल पर नवल कहते हैं कि यह सबके लिए अलग है और पर्सनल है। अगेन आपको यह खुद खोजना पड़ेगा, यह आपको कोई आकर बताने वाला नहीं है। इसी के जवाब में नवल ओशो को कोट करते हुए कहते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ओशो जीवन के अर्थ खोजने पर कहते हैं कि यह पानी पर लिखने और रेत पर घर बनाने जैसा है। मतलब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमारा आपका शरीर एक दिन मर जाएगा और इतिहास बन जाएगा। अपने तीसरे जवाब में नवल रविकांत विज्ञान के जरिए जीवन के अर्थ को तलाशने की कोशिश करते हैं कि शायद जीवन का विज्ञान के जरिए कोई अर्थ मिल जाए, लेकिन यहाँ भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नवल रविकांत यहाँ पर उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के जरिए समझाते हैं कि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्स में डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं और हम जितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वेंट करते जाते हैं, इस प्रक्रिया को और तेज रफ्तार देते हैं। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो जैसे चाय गर्म से ठंडी होती है, बर्फ पानी में पिघलता है, वैसे ही यह उष्मा गर्म से ठंडे की ओर आती है। इसे बिना किसी बाह्य तंत्र के उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब यह कि धीरे धीरे सभी चीजें बिखर जाती है, अपने मूल से डिसऑर्डर की ओर बढ़ती है। इसीलिए जो हमारे पास ऊर्जा है उसका सक्रिय इस्तेमाल ही सही उपयोग है। लिव बाय योर वैल्यूज। आगे वे कहते हैं कि शायद जीवन का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए हमें अपने मूल्यों पर चलना चाहिए। वे हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही चीजें ज्यादा रिटर्न देती है। वे रिश्तों के बारे में कहते हैं कि मैं हायरार्की पर विश्वास नहीं करता, मैं पीयर रिलेशनशिप पर विश्वास करता हूँ। गुस्से के बारे में बुद्ध ने एक बार कहा कि गुस्सा गर्म कोयले की भांति है, जो आप अपने हाथ में लेकर खड़े हैं दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन सबसे पहले वो आपको ही जलाएगा। इसी पर नवल कहते हैं कि जब मैं यंग था तब मेरे लिए गुस्सा अच्छा था, लेकिन अब मैं एंग्री लोगों से दूर रहने की कोशिश करता हूं। रैशनल बुद्धिज्म। नवल बुद्धिज्म की बात करते हैं, लेकिन उनका बुद्धिज्म ट्रेडिशनल बुद्धिज्म से अलग है, जिसे वे रैशनल बुद्धिज्म कहते हैं। मतलब वो विज्ञान और विकास के क्रम को मानते हैं और उन सभी चीजों को नहीं मानते जो खुद वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे वह बुद्धिज्म का यह विचार कि आपको पिछले कर्म के आधार पर इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, इसे वह नहीं मानते हैं क्योंकि इसे वो वेरीफाई नहीं कर सके। तो यह बुद्धिज्म को अपनाने का एक नया तरीका है जिसमें आप धार्मिक रैशनल व्यक्ति होते हैं। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है वह है हमारा सिर्फ वर्तमान समय, इसलिए आपको वर्तमान को सार्थक करना है। अगर आप वर्तमान का सदुपयोग करेंगे तो आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों बेस्ट होंगे। सेविंग यूर सेल्फ। इसके पहले वाले चैप्टर में हमें वह एक चेतावनी देते हैं कि हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर हमारी हेल्थ नहीं बना सकता, कोई न्यूट्रिशन हमें फिट नहीं कर सकता, कोई मेंटर आपको स्मार्ट नहीं बना सकता, कोई गुरु आपको शांत नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। खुद को बचा सकते हैं, बदल सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर नवल जे कृष्णमूर्ति की फिलोसॉफी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने रखते हैं कि आपको किसी और जैसा नहीं बल्कि खुद को चुनना है और खुद जैसा बनना है। खुद की केयर करना है, अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखना है। हम हर वक्त फोन के नोटिफिकेशन चेक करने के लिए नहीं बने, बल्कि नेचर के करीब रहने के लिए बने हैं। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की
डाइट मिल जाएगी, लेकिन जरूरी है कि आप उन्हें फॉलो कैसे करते हैं। सबसे जरूरी बात, एक आदत जिसने नवल रविकांत का जीवन बदला, वह है डेली मॉर्निंग वर्कआउट। हम हमेशा कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन नवल कहते हैं कि वक्त सबके पास होता है। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी हो, उसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। नवल कहते हैं कि आपके सुबह का वर्कआउट जितना हार्ड होगा, दिन उतना ही आसान होगा। इसीलिए आपको हर काम को लेकर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, और प्रायोरिटी के नाम पर आप वो काम तय मत करिए जो आपको इंस्टेंट डोपामिन देते हैं और जिनका लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं होता। इसीलिए नवल कहते हैं कि इजी चॉइस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइस इजी लाइफ। मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ। नवल रविकांत मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन का सुझाव देते हैं। हम मेडिटेशन को थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी हिंज ब्रेन। अग्र मस्तिष्क में आते हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का काम है सोचना, याददाश्त, भावना और संवेदना। ये लगभग ऐच्छिक क्रिया है जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, जिसे हम हिंज ब्रेन कहते हैं, जो सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स से मिलकर बनता है, जिसका काम है संतुलन बनाना, समन्वय करना और अनैच्छिक यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जैसे श्वसन, रक्तचाप और हृदय को नियंत्रित करना। मतलब यह है कि अनैच्छिक क्रियाओं को हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। हृदय अपनी गति से चलता है, रक्तचाप अपनी गति से चलता है। यहीं पर काम आता है मेडिटेशन, जो अनैच्छिक क्रियाओं को कुछ हद तक नियंत्रित करवा सकता है। मेडिटेशन में आप धीमे सांस लेते हैं तो आपके शरीर को यह संकेत जाता है कि आप सुरक्षित हैं। फिर आपका अग्र मस्तिष्क कम ऊर्जा में काम चला लेता है और बची हुई ऊर्जा पश्च मस्तिष्क में भेज देता है, जिससे ऊर्जा शरीर के अन्य भागों में पहुंचे। और आपका एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक होने के बावजूद भी आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं, जिसके कारण आप इनडायरेक्टली ऑटोनोमिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर यही ऑटोनोमिक अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए जो एटीपी के रूप में एनर्जी एकत्रित करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं, उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे यह मानसिक के साथ साथ आपको शारीरिक भी मदद करता है। और बिना मेडिटेशन के एक आम व्यक्ति अपने नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा कंट्रोल करता है, और मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति अपने पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी कारण मेडिटेशन का सुझाव दिया जाता है। इसी से सिद्धार्थ बुद्ध बने, चंद्रमोहन ओशो बने और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। यह मेडिटेशन वाला पार्ट थोड़ा टेक्निकल होने के कारण अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए या हमें कमेंट करें, जिसके बारे में हम विस्तार से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। किताब में आगे नवल रविकांत इनबॉक्स जीरो और डीबगिंग मोड की बात करते हैं, और यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिज्म या कोई और धर्म हमें यही सिखाता है कि आप और हम अपने नियम, अपने आदतों और अपने दिमाग से कहीं बड़े हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों में नहीं उलझना चाहिए। आगे किताब में एक विचार लिखा गया है जो स्टोइसिज्म फिलोसॉफी से लिया गया है। द ग्रेटेस्ट सुपर पावर इज एबिलिटी टू चेंज यूर सेल्फ, यानी सबसे बड़ी और महान ताकत दुनिया पर राज करना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। हर 6 महीने में एक बुरी आदत छोड़नी है और एक नई आदत पकड़नी है, और यह कोई बाहरी मोटिवेशन से नहीं होने वाला है। नहीं आपको कोई गुरु सिखा सकता है, ना ही मेंटर, जब तक आप खुद बदलना न चाहे। इसी पर जिद्दू कृष्णमूर्ति इंटरनल स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि आपको हमेशा भीतर से कंप्लीट चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा बिना रिजल्ट की चिंता किए काम करते रहना है। खुद को आगे बढ़ने और ग्रो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर स्कॉट एडम कहते हैं कि आप अपने सपने तय मत करो, आप अपने सिस्टम तय करो, आप अपने तंत्र बनाओ। नवल रविकांत नए विषय सीखने के बारे में कहते हैं कि आप हमेशा बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी उस पर मंजिल नहीं टिक पाएगी। नवल कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जरूर हूँ। मेरे लिए यूनिवर्स के नियम पढ़ना ही आध्यात्म है। किताब पढ़ने के बारे में वे कहते हैं कि आजकल लोग सोशल अप्रूवल के लिए किताबें पढ़ रहे हैं, जो लगभग सच है। लोग आज सिर्फ इसलिए किताबें खरीद रहे हैं ताकि वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सके। इसीलिए अगर आप किसी विषय को गहराई से जानना चाहते हैं तो उन किताबों को पढ़े, उन व्यक्तित्व को पढ़े जिन्होंने इन विषय की नींव रखी। नवल बच्चों के लिए कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं, उनमें से पहला है कि पढ़ना चालू करें। जरूरी नहीं कि शुरुआत में आप दुनिया की बेहतरीन किताबें और दुनिया के बेहतरीन लोग पढ़े। शुरुआत में आप रोमांस नॉवेल और कॉमिक से भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इस जर्नी में यह जान लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और आपके लिए क्या फायदेमंद रहने वाला है। दूसरा प्रिंसिपल कि आपके पास परसुएशन की स्किल होनी चाहिए, यानी मनाने या समझाने की कला। तीसरा गणित यानी मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ से ही दुनिया बनी हुई है। मैथ से ही दुनिया के कई नियम संभव हो सके हैं। चाहे विज्ञान की खोज हो, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना हो, पैसे बनाना हो, कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब गणित पर आधारित है। इसलिए डॉक्टर मारियो लिवियो अपनी किताब इज गॉड अ मैथमेटिशियन में कहते हैं कि दुनिया रचने वाला जरूर गणितज्ञ रहा होगा। हमारे भारतीय मूल के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन भी यही मानते हैं कि गणित विज्ञान की आत्मा है। फिजिसिस्ट गैलीलियो भी कहते हैं कि ब्रह्मांड गणित की भाषा में लिखा गया है। चूजिंग टू बी फ्री योरसेल्फ। नवल रविकांत कहते हैं कि मुश्किल काम वो नहीं जो आप जानते हैं कि आप करना चाहते हैं, मुश्किल काम यह जानना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर नवल फ्रीडम की बात करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए फ्रीडम की पुरानी परिभाषा यह थी कि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन यह परिभाषा उतनी सही नहीं है और नवल रविकांत अब नई परिभाषा बताते हैं। पहली है फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, यानी आपको एक्सपेक्टेशन से आजाद होना है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपकी फैमिली आपसे क्या उम्मीद
लगती है, यह उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। यह उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि वे खुद की बजाय आपसे उम्मीद बांध रहे हैं। इसलिए अपने समय की कदर कीजिए। अपना समय, अपनी ऊर्जा दूसरे के सुख के लिए बर्बाद न करें। इसी पर स्टोइसिज्म फिलोसफी कहती है कि दो तरह की उम्मीदें या रिएक्शंस होते हैं। पहली जो आपके नियंत्रण में है और दूसरी जो आपके नियंत्रण के बाहर है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके कंट्रोल में है आपका समय। इसीलिए टाइम को कभी वेस्ट न करें, यह पैसे से ज्यादा कीमती है। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम एंगर, यानी गुस्से से आजादी पाना। गुस्सा आपके कंट्रोल में, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। गुस्सा तब आता है जब अपने शरीर से, अपने मन से नियंत्रण खो बैठते हैं। मेडिटेशन वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जब हम शांत होते हैं तब ऊर्जा पश्चिम मस्तिष्क में जाती है, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो वह ऊर्जा अग्र मस्तिष्क में ही समाप्त हो जाती है। इसलिए आप अपने गुस्से पर नियंत्रण पाइए। बुद्ध गुस्से को उबलते हुए पानी की तरह बताते हैं, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन आपको शांत झील की तरह अपना प्रतिबिंब देखना चाहिए। जब आप खुद को देखने लग जाएंगे, खुद के प्रतिबिंब को देखने लग जाएंगे, तब आप स्वयं शांत हो जाएंगे। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। जो लोग अपने इनकम से कम खर्च करते हैं वह फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, लेकिन लोग उन्हें कंजूस कहते हैं। चौथा है फ्रीडम फ्रॉम अनकंट्रोल थिंकिंग। यहाँ पर नवल रविकांत अपने मंकी माइंड को शांत रखने की आदत पर काम करने को कहते हैं और वह खुद भी इसे शांत करने की कोशिश में लगे हैं। मंकी माइंड का मूल विचार बुद्ध के उपदेश सुत्त निपात और धम्मपद नामक उपदेश में मिलते हैं। बौद्ध फिलोसॉफी में से कपिचित्त कहते हैं कि हमारा मन एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल, यानी एक विचार से दूसरे विचार की ओर उछलता है, जिसे आज की भाषा में हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। अगर आज का हम डेटा देखें तो 25 से 35 की उम्र के 73% लोग ओवरथिंकिंग का शिकार है। सेंटर फ्रेश के एक डेटा के अनुसार 81% भारतीय लगभग 3 घंटे हर रोज ओवरथिंकिंग में बिताते हैं। 63% लोग खाने के चयन को लेकर ओवरथिंकिंग करते हैं। वहीं 35% लोग इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी अपलोड करते वक्त ओवरथिंकिंग करते हैं, और ये आंकड़े जमीनी स्तर से कम ही होंगे। यह न दिखने वाली और महसूस होने वाली भयंकर मानसिक बीमारी है। इसी कारण ये ओवरथिंकिंग और बढ़ रही है, जिसके कारण लोग वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं और सेल्फ डाउट कर रहे हैं। और यह खतरा सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, यह हमारे जेनेटिक्स पर भी असर डालता है। यह एंजाइटी ट्रेट संतान में भी देखे गए हैं। रिसर्च बताती है कि यह जेनेटिक्स, ब्रेन केमिकल्स और लाइफ एक्सपीरियंस को भी प्रभावित करते हैं, जिससे सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए ओवरथिंकिंग को शुरुआत में ही कम करना आपको बचा सकता है। ओवरथिंकिंग के लिए मैं हर व्यक्ति को एक सलाह देता हूँ कि किसी भी तरह की मानसिक व्यायाम करे, चाहे वो मेडिटेशन हो, पजल्स हो या शतरंज खेलना हो। लेकिन आपको अपने ब्रेन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी जड़ वहीं से पनपती है। इसी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और आप अपनी ओवरथिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना चाहते हैं, तो मेरी ये ई बुक जरूर पढ़े। इसमें साइंस और फिलोसफी के जरिए इस ओवरथिंकिंग से निकलने के प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप बुद्धा या कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 30% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इसे आज ही पढ़े और भविष्य में होने वाली इस भयंकर बीमारी से बचे। हैप्पीनेस। नवल रविकांत ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि आप अपने जीवन को इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि आप सिर्फ एक बंदर हैं एक प्लान के साथ। नवल कहते हैं कि हैप्पीनेस एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है, और हैप्पीनेस का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए फ्लो स्टेट है तो किसी के लिए सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन नवल रविकांत के लिए परिभाषा है कीप्स इवॉल्विंग, यानी लगातार विकसित होते रहना। हैप्पीनेस का मतलब है जब आप अपने जीवन में कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। लेकिन हम हमेशा इच्छाओं के ट्रैप में फंसे रहते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ छूट रहा है। लेकिन हम इन सबसे परे चल जाते हैं, तब हमें आंतरिक शांति मिलती है, और वही है हैप्पीनेस। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एक्शन ही हैप्पीनेस नहीं होते हैं, क्योंकि हर पॉजिटिव थॉट अपने साथ एक नेगेटिव थॉट लेकर आता है। जैसे हम उजाले की बात करें तो अपने पर्याय के रूप में अंधेरे को लाता है। इस किताब में विचार महान चीनी दार्शनिक लाओ त्सो द्वारा लिखित ग्रंथ ताओ ते चिंग से लिया गया है। अगर आप ताओवाद और लाओ त्सो की फिलोसफी को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस टाइम स्पैन में कमेंट करें। लाओ त्सो और ताओवाद की फिलोसफी पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यही मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट नहीं होते। यहाँ पर हैप्पीनेस का मतलब है कि आपको बाहरी चीजों की कोई इच्छा नहीं। प्रकृति में बिग बैंग से अब तक हैप्पीनेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट और गणितीय नियम से चलती है। आप लाइफ में शांति चाहते हैं तो आपको अच्छे और बुरे से परे जाना होगा। हैप्पीनेस आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहे, क्योंकि ये एक चॉइस है जिसे आप चुन सकते हैं, सीख सकते हैं। आप चाहे तो ये मानकर बैठ सकते हैं कि यह नीति है। आपको अपना वर्तमान एक्सेप्ट करना होता है, जिससे आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों सुधर जाते हैं। नवल यहाँ पर जर्मन टीचर और प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ और द न्यू अर्थ के लेखक एकहार्ट टोल के विचार को कोट करते हैं कि एनलाइटमेंट इज द स्पेस बिटवीन योर थॉट्स। मतलब आप एनलाइटमेंट 10 साल पहाड़ों की चोटी पर बैठकर नहीं पा सकते, बल्कि आप इसे मोमेंट टू मोमेंट अचीव करते हैं। आप हर दिन एनलाइटेड होते हैं। हैप्पीनेस यहाँ पर वर्तमान नहीं बल्कि शांति भी चाहती है। आपको समाज अपनी तरफ से जिम्मेदारी देता है। आप बड़े बेटे हो, छोटे बेटे हो या पिता हो, आपको एक तरह का कर्ज या बर्डन मिलता है। लेकिन जब आपके जीवन में इन सब के चलते शांति नहीं होगी तो हैप्पीनेस भी नहीं होगी। इससे एंजाइटी बढ़ती है। यहाँ पर शांति के लिए आपको कभी कभी कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर सिर्फ नेटफ्लिक्स या मोबाइल से दूर नहीं, बल्कि
राइटिंग्स और बुक्स से भी दूर होना। कुछ नहीं करने का मतलब सिर्फ खुद के साथ बैठना, अपने विचारों के साथ बैठना। इससे आप जीवन में शांति महसूस करेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब मजे करना, पार्टी करना नहीं होता है, बल्कि खुद के साथ बैठना, अपने विचारों के साथ बैठना, जिससे शांति मिलती है। जब भी आपको इच्छा चुनते हो तो इच्छा के साथ अनहैप्पीनेस भी चुनते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि नई कार, घर और एक्सटर्नल थिंग्स हमें शांति देगी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सफलता बाहरी चीजों से नहीं आंकी जा सकती। असली सफलता इंटरनल होती है। लेकिन हम हर रोज बिस्तर से बाहरी चीजों के काम के लिए उठते हैं। यहाँ पर हम बड़े बड़े उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग या अंबानी, लेकिन वो सब लोग सिर्फ कमर्शियलाइजर सक्सेसफुल है। असली सफलता, असली विजेता वे लोग हैं जो इस एक्सटर्नल गेम को ही पूरी तरह से त्याग देते हैं, जो इस तरह का खेल खेलते नहीं, वो इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। वे लोग मानसिक नियंत्रण रखते हैं और आत्म जागरूक होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, कृष्णमूर्ति और ओशो। ये लोग सफल है जिन्होंने एक्सटर्नल गेम को पूरी तरह से त्याग दिया। इन सफल लोगों के लिए कोई हार और कोई जीत नहीं होती है। नवल रविकांत यहाँ पर ब्लेस पास्कल को कोट करते हुए कहते हैं, ऑल ऑफ मेन्स ट्रबल्स अराइज बिकॉज ही कैन नॉट सिट इन अ रूम क्वाइटली बाय हिमसेल्फ। अगर आप खुद के साथ सिर्फ 30 मिनट बैठ जाते हैं तो आप सफल है। जीवन इस तरह बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमें इसे मुश्किल बना देते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी इच्छाएं, जिसे बुद्ध तृष्णा कहते हैं, फिर वो हमारी हो, दूसरों की हो या समाज द्वारा थोपी गई हो। हम वो करने की कोशिश करते हैं जो दुनिया चाहती है, जैसे अच्छे दिखना, घर खरीदना या पैसे बनाना, लेकिन हमें इन सबसे बाहर निकलना है और हमें सबसे जरूरी आंतरिक शांति पर ध्यान देना है। ये लोग जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, ये आपका जीवन भर साथ नहीं देने वाले हैं, वो आपको खुश नहीं करने वाले हैं। इसीलिए नवल रविकांत यहाँ पर कहते हैं कि लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम। हम अकेले मांस के रूप में जन्म लेते हैं और इसी मांस के रूप में मर जाते हैं। इसी कारण ज्यादातर लोग वो काम नहीं करना चाहते जो अकेले में होता है। ये नवल रविकांत जेलेसी पर कहते हैं कि यह मेरे लिए सबसे मुश्किल इमोशन था और है। दूसरों की तरह बनना, उनकी सक्सेस को देखकर जेलेसी फील करना, यह एक जहरीला इमोशन है जो हमें लगातार नुकसान पहुंचाता है। हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता, बस आपको खुद के विश्वास के साथ शुरू करना होता है। और ऐसा नहीं कि ये सीखने के सबके एक जैसे तरीके होते हैं, ये ट्रायल एंड एरर की प्रोसेस है। आप अपनी जगह, अपनी परिस्थितियों के अनुसार चीजें ट्राई कर इसे सीख सकते हैं। आपके लिए मेडिटेशन काम आ सकता है, किसी और के लिए योगा काम आ सकता है, किसी के लिए बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, ज़ेन मेडिटेशन या कुछ और काम आ सकता है। यहाँ पर हमारे दिमाग के लिए प्लेसिबो इफेक्ट भी काम आ सकता है। वातावरण बदलिए, अपने दोस्त सही चुने, सोशल मीडिया से दूर रहे और ज्यादा से ज्यादा समय खुद के साथ बिताए। नवल रविकांत के लिए यहाँ पर मीडिया अवेयरनेस, सनलाइट, डिजायर कंट्रोल, ड्रॉपिंग कैफीन, एवरीडे वर्क और डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज जैसी आदतें काम आई। सबसे जरूरी आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हर सिचुएशन में आपके पास 3 चॉइस होती है, यू कैन चेंज इट, यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन लीव इट। तो आप इन्हें चुन ले या अनहैप्पीनेस चुन ले। दूसरों को खुश करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम एक दिन नष्ट हो जाएंगे, हमारा काम एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये हमारी धरती, हमारी सभ्यता, हमारा सोलर सिस्टम एक दिन कचरे की तरह नष्ट हो जाएगा। जैसे हम सुमेरियन, मेसोपोटामिया या हड़प्पा को याद रखते हैं, वैसे ही शायद भविष्य में हमें कोई याद रखेगा। आपको अपने जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम करना है और वो है आप खुद। ये आपको स्टेबल करती है। घर, गाड़ी, बंगला आपको क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन ये आपको परम सुख नहीं दे सकते। परम सुख आपको खुद की खोज और आत्मज्ञान से ही मिलेगा। वीडियो में मैंने नवल रविकांत के विचारों से ज्यादा उन मूल विचारों को महत्व दिया है जिनको नवल रविकांत ने पढ़ा और अपनाया है, तब वे एक साधारण व्यक्ति से आज एक ग्रेट वीसी और फिलोसोफर बन पाए। नवल रविकांत खुद बताते हैं कि ये विचार किसके हैं और जहां वो नहीं बता पाए वहां हमने बताने की कोशिश की। आप किसी भी विचार को तब तक अंतिम विचार मत मानिए जब तक आप उसे वेरीफाई न कर पाए, जब तक वो आपके जीवन को सरल न बनाए। तो कृष्णमूर्ति और लाओ त्से को भी मत मानिए जब तक आप उस सत्य को न जान ले। दुनिया हजारों साल पहले नहीं थी और शायद हजारों साल बाद भी नहीं होगी, और जितने भी नियम हमने बनाए हैं सब मानवता और अपने सुख के लिए बनाए हैं। पता है कि मैथ्स और साइंस भी गलत हो, क्योंकि इनके मापने के, इनके प्रैक्टिकल करने के पैमाने भी हम इंसानों ने तय किए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम सत्य नहीं है, केवल एक चीज है और वो है आप। इसलिए खुद को खुद से मिलाने की कोशिश करिए। इन सालों से किताबों की समीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहली ऐसी किताब मिली जो विचारधारा से हटकर सुख, शांति और सरल जीवन की ओर बढ़ती है। बुद्धिज्म को समझना चाहते हैं तो अंबेडकर की यह किताब जरूर पढ़े। अगर स्टोइसिज्म को पढ़ना चाहते हैं तो ज़ेनो ऑफ सिटियम, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस को पढ़े। और अगर आप सच में ओवरथिंकिंग से परेशान हैं तो हमारी ई बुक जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में।